and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. ई रैंक के हंटर थे और तुम एसोसिएशन के लिए काम करते थे। तुम्हें कैसा लग रहा है डबल अवेकन होने के बाद जब तुम्हें एस रैंक का हंटर बना दिया गया है? कुछ तो कमेंट करो इस बारे में। व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर जुनू आगे बढ़ते हैं और जिनू से कहते हैं अगर तुम इनके साथ यहीं पर बातें करते रहे तो तुम बहुत ज्यादा थक जाओगे। चलो मैं तुम्हें एस्कॉर्ट करता हूँ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ाऊंगा। गिल्ड मास्टर जिनू के कंधे पर हाथ रखकर खड़े होते हैं, लेकिन उसी वक्त पलक झपकने की स्पीड से जिनू वहां से गायब हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वल्कन अपनी कुर्सी से गायब हुआ था। जिनू को वॉइस के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। गिल्ड मास्टर रिपोर्टर्स के पीछे देखते हैं तो जिनू उनके पीछे पहुंच चुका होता है। वो सारे के सारे रिपोर्टर्स और दोनों गिल्ड मास्टर ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो इतनी ज्यादा स्पीड के साथ वहां तक जाता है कि वो दोनों उसको देख ही नहीं पाते। चोई जो कहता है ये तो एक मेज क्लास का हंटर है, लेकिन इसके पास इतनी ज्यादा स्पीड है, ये तो एक असैसिन बन सकता है। व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वो अपने बीच मूड में आते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। इवन मैं अपने बीच मूड में उसकी मूवमेंट्स को नहीं देख पाया। योनू कहते हैं मुझे पता है कि वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसा मसला ये नहीं, अभी उसने जो स्किल इस्तेमाल किया इतनी ज्यादा स्पीड कि मैं अपने बीच मूड में भी उसको फॉलो नहीं कर पाया। वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है और इस वक्त जितनी उसके पास पावर और स्पीड है मुझे लगता है कि वो हम दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। योनू बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ दिन पहले तक तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, आज इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? क्या इसकी डबल वेकनिंग ज्यादा सा पहले हुई थी? लेकिन साथ ही वो कहते हैं मुझे नहीं लगता कि इसको डबल वेकनिंग मिली है। जिनू एक ऐसा हंटर है जो कि ग्रो कर सकता है, जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। सेम टाइम पर यही ब्रेकिंग न्यूज वाशिंगटन में भी चलाई जा रही होती है, जहाँ पर हॉस्पिटल में बैठा हुआ डांसू भी न्यूज देख रहा होता है। डांसू जिनू को देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है ये तो अभी तक जिंदा है, इसकी मौत तो मेरे हाथों से लिखी है। नेक्स्ट सीन में जिनू ऑक्शन सेंटर पर जाता है, जहाँ पर वो अपने रेड ऑर्ब को बेचने के लिए जाता है। ऑक्शन के मैनेजर रेड ऑर्ब को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं मैं सालों से ये काम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा आर्टिफैक्ट मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझसे चेक करने के बाद कहते हैं ये तो वाकई में मैजिकल पावर को 100% तक डबल कर सकता है। मैनेजर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं हमारे पास पहले जितने भी ऑर्ब्स हैं या आर्टिफैक्ट्स हैं उनकी लिमिट यहाँ तक है कि वो 50% तक पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ये तो पावर को 100% तक डबल कर सकता है। अगर चोई जोंगिन को इसके बारे में पता चल जाए क्योंकि वो एक पार्ट टाइम मेज है, वो तो यहाँ पर पैसों के बैग लेकर भागता हुआ आ जाएगा। मैनेजर जिनू से कहते हैं तुम्हें कहाँ से मिला? जिनू ने कहता है कि मुझे डंजन में मिला। मैनेजर कहते हैं हाँ इस तरह के आर्टिफैक्ट्स हमेशा डंजन के अंदर से मिलते हैं। मैनेजर जिनू से कहते हैं क्या तुम इसे यहाँ पर रखकर ऑक्शन में बेचना चाहोगे? अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे, तुम्हें एक अच्छी खासी प्राइस मिल सकती है। जिनू कहता है मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। जिनू कहता है मुझे जल्दी से जल्दी जीवन कासिल को क्लियर करना है ताकि मैं अपनी मॉम के लिए मेडिसिन बना सकूं, लेकिन वहाँ की हीट से बचने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट चाहिए होंगे। जिनू मैनेजर से कहता है क्या आपके पास कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं या ऐसे बॉडी आर्मर्स हैं जो कि मुझे फायर से बचा सके? मैनेजर जिनू के पास उनका हैरान हो जाता है। जिनू से कहता है क्या इस तरह के इक्विपमेंट्स मिलना मुश्किल है? मैनेजर से कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, मेरे साथ आओ। जिनू कहता है मुझे ऑनलाइन तो कुछ भी नहीं मिला। मैनेजर जिनू से कहते हैं एलिमेंटल रेजिस्टेंस वाले जितने भी आर्टिफैक्ट्स होते हैं हम उन्हें ऑनलाइन सेल में नहीं डालते क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और लोग उन्हें खरीद नहीं पाते, लेकिन ऐसी चीजों को ढूंढना मुश्किल नहीं है, हमारे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं। मैनेजर जिनू को अपने सारे कमरे में जाती है जहाँ पर शीशे के बने हुए कैबिन्स के अंदर बहुत सारे आर्मर्स रखे होते हैं। मैनेजर जिनू से कहते हैं इन आर्मर्स में से कुछ पसंद कर लो, ये सारे फायर रेजिस्टेंट है। जिनू मैनेजर से कहता है तुमने कहा बहुत ज्यादा महंगे हैं, फिर तुमने ये शीशे के गिलास के पीछे क्यों रखा हुआ है? क्या तुम्हें डर नहीं कि चोरी हो जाएगी? यहाँ पर तो सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त भी नहीं है। मैनेजर जिनू से कहता है ये शीशे के गिलास बेशक तुम्हें बहुत ही नाजुक लग रहे हैं, लेकिन ये मैजिकल पावर से इम्ब्यूट किए हुए हैं, यहाँ तक कि एक ए रैंक का हंटर अपनी फुल पावर से इन पर अटैक करे तभी ये शीशे का गिलास नहीं टूटेगा। जिनू मैनेजर से कहता है क्या वाकई में ऐसी बात है? मैनेजर जिनू से कहते हैं अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम इसे हिट करके देख सकते हो। मैनेजर जिनू से कहते हैं अगर तुमने इस गिलास को एक ही में तोड़ दिया तो तुम अपने आर्टिफैक्ट्स को यहाँ पर रख सकते हो। जिनू सोच रहा होता है मुझे इस गिलास में से मैजिकल एनर्जी महसूस तो हो रही है, लेकिन ये इतनी ज्यादा नहीं है। क्या ये मैनेजर वाकई में बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कर रहा? जिनू साथ ही अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपना पंच बना लेता है और शीशे पर मारने लगता है। मैनेजर उसी वक्त जिनू से कहता है मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गए। अगर तुमने इस गिलास को तोड़ दिया तो हंटर्स गिल्ड से हंटर्स यहाँ पर जल्दी से आ जाएंगे क्योंकि हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। हमारी सारी बिल्डिंग की सिक्योरिटी का जिम्मा हंटर्स गिल्ड के जिम्मे है। मैनेजर जिनू की तरफ देखकर सोच रहे हैं ये तो एक मेज क्लास का हंटर था, फिर इसके पंच में इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है? मुझे तो लगा था कि ग्लास को टुकड़े टुकड़े कर देगा। जिनू मैनेजर से कहता है क्या यहाँ पर कोई नाइट्स या डेगर्स वगैरह मिलेंगे? मुझे वो भी चेक करने हैं। मैनेजर उसे दूसरे बंदे के साथ भेज देते हैं जो कि वेपन्स का स्टोर कीपर है। वो जिनू को अपने साथ दूसरे रूम में ले जाता है। मैनेजर उस ग्लास की तरफ देखते हैं तो उस ग्लास के ऊपर क्रैक पड़ गया होता है। मैनेजर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं उस लड़के के बिना इसको टच किए ही इस ग्लास के ऊपर क्रैक पड़ गया? अगर वो इसे पंच मारता तो तब क्या होता? जिनू वेपन स्टोर में चला जाता है और वहाँ पर जाकर एक नाइफ देखता है और स्टोर कीपर से कहता है ये नाइफ कितने का है? स्टोर कीपर से कहता है ये 30 मिलियन गोल्ड का है। जिनू कहता है ये मेरे नाइफ से बहुत ज्यादा बुरा है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। हालांकि इसके स्टैट्स में कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, फिर भी इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। जिनू अपने स्टोर में से नाइट क्लीनिंग डैगर निकालता है और स्टोर कीपर से कहता है ये वेपन कितने का होगा? वो स्टोर कीपर वेपन हाथ में पकड़ता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। स्टोर कीपर से चेक करने के बाद जिनू से कहता है ये कम से कम 100 मिलियन गोल्ड का तो होगा। जिनू ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जिनू कहता है इस पैकेट को मैंने अपने स्टोर से 2.8 मिलियन गोल्ड का खरीदा था, क्या ये रियल वर्ल्ड में 100 मिलियन गोल्ड का बिकता है? साथ ही जिनू सोचता है मिस्टर किंग की जो तलवार मेरे पास पहले थी वो इतनी ज्यादा खास नहीं थी, लेकिन उसकी कीमत भी 3 मिलियन गोल्ड थी और जिन्होंने जो बॉडी आर्मर पहना हुआ था वो भी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस गोल्ड का होगा। जिनू कहता है अगर मैं स्टोर से खरीदी हुई चीजों को रियल वर्ल्ड में इतना महंगा बेच सकता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने सिस्टम को बेचना चाहिए, वो तो बहुत ज्यादा काम की चीज है। नेक्स्ट सीन व्हाइट टाइगर गिल्ड का होता है। जिनू अभी भी परेशान बैठे होते हैं। व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर जिनू को अभी तक इस बात की समझ नहीं आ रही होती एक हंटर जो कि अपने आप को ग्रो कर सकता है ऐसा कैसे हो सकता है? जिनू कहते हैं मैं जब अपने बीच मूड में होता हूँ मेरी आंखें सब कुछ देख सकती है, किसी की एबिलिटीज को देख सकती है। जब रेड लेयर इंसिडेंट में जिनू से मैं मिला था तब वो मुझसे कमजोर था, लेकिन कल जब मैं उससे मिला तो मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। आई ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो रोजाना ग्रो करता है? आई उसकी स्ट्रेंथ रोजाना कैसे बढ़ती जाती है? कल उसकी पावर देखकर मैं तो उसके सामने बेवकूफ लग रहा था कि मैं उसे अपने गिल्ड में लेना चाहता हूँ, लेकिन जितनी उसके पास पावर है वो तो अपना गिल्ड क्रिएट कर सकता है। उसे कोरिया की 5 टॉप गिल्ड्स को ज्वाइन करने की क्या जरूरत है? अगर वो इसी तरह ग्रो करता रहा और वो एक दिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वो अकेला ही 5 गिल्ड के बराबर हो जाएगा। मुझे लगता है कि मैंने और चोई जोंग ने अपने टाइम को वेस्ट किया है उसे हासिल करने के लिए। लेकिन व्हाइट टाइगर गिल्ड के सेकंड मैनेजर मिस्टर अभी भी डिटरमिन्ड होते हैं और कहते हैं
चाहे हमारे गेट मास्टर ने उसका पीछे छोड़ दिया हो, लेकिन मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा। मैं सब जिन्हों को अपने गेट में लेकर आऊंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं अपनी हार नहीं मानूंगा। चीफान जल्दी से जिन्हों के अपार्टमेंट के बाहर चले जाते हैं। वो जैसे उसके अपार्टमेंट के बाहर पहुंचते हैं, वहाँ पर पहले से बहुत सारे रिपोर्टर्स खड़े होते हैं। चीफान कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि आज हम उससे मिल पाएंगे। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा रश है। जीना खिड़की से बाहर झांककर देखती है और जिन्हों से कहती है, रिपोर्टर तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। उनमें से एक रिपोर्टर जीना को ऊपर से जानते हुए देख लेता है। वो बाकी सबसे कहता है, जल्दी से ऊपर की तरफ देखो, और वो सारे अपने कैमरास को ऊपर की तरफ कर लेते हैं। जीना जल्दी से नीचे बैठ जाती है। जिन्हों जीना से कहता है, क्या मैं नीचे जाकर रिपोर्टर से कहूँ कि हमें अकेला छोड़ दो? जीना उसे कहती है, नहीं, ऐसा कभी मत करना। पहले से इंटरनेट पर तुम्हारी बहुत ज्यादा बुराई हो रही है, क्योंकि तुमने रिपोर्टर्स को इंटरव्यू नहीं दिया था। एसोसिएशन के बाहर तुम जल्दी से गायब हो गए थे। जिन्हों जीना से कहता है, लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया जो लोग मेरे बारे में ऐसी बातें कर रही है? जीना उसे कहती है, रिपोर्टर्स को इंटरव्यू नहीं दिया, उनके किसी भी कमेंट का जवाब नहीं दिया, अभी से ज्यादा बुरा क्या करोगे? उसी वक्त उनके दरवाजे पर नाक शुरू हो जाती है। जीना जल्दी से छुप जाती है और कहती है, मुझे लगता है कि रिपोर्टर्स यहाँ तक पहुंच आए हैं। जिन्हों कहता है, मैं अभी जाकर इनको सबक सिखाकर आता हूँ। जिन्हों जल्दी से दरवाजा खोलता है, कहता है, क्या तुम लोग यहाँ से दफा नहीं हो जाते? लेकिन वो सामने देखा हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने जिन्हों होता है। जिन्होंने अपना बैग पहना होता है और साथ ही सामने खड़ा रो रहा होता है। जो जिन्हों रोते हुए जिन्हों से कहता है, मेरे फादर ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है, अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ? जिन्हों से कहता है, लेकिन तुम तो अपने फादर के साथ रहते ही नहीं थे, तुम तो अलग घर में रहते थे। जिन्हों कहता है, वो घर जिसमें मैं रहता था वो मेरे फादर के नाम पर है, उन्होंने मुझे उससे निकाल दिया, इसलिए मेरे पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं थी। मैं अपना बैग उठाकर यहाँ पर आ गया हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? सिर्फ कुछ ही दिनों की तो बात है। जिन्हों साथ दरवाजा बंद कर देता है। जीना जिन्हों से कहती है, ब्रदर ये कौन है? क्या तुम्हारा कोई दोस्त है? जिन्हों दरवाजा बंद करते हुए कहता है, नहीं, मैं इसको नहीं जानता, मैं इसे कभी नहीं मिला। जबकि जो जिन्हों बाहर से दरवाजा पीट रहा होता है, कहता है, प्लीज दरवाजा खोल दो, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं, मैं कहाँ जाऊँ? जबकि उसी वक्त जिन्हों के फादर का सीन दिखाते हैं। जिन्हों की मॉम से कहती है, आपको नहीं लगता कि आपने हमारे बेटे के साथ कुछ ज्यादा गलत कर दिया? फादर से कहते हैं, अगर उसे आजादी चाहिए तो उसे अपनी स्ट्रेंथ पर हासिल करनी चाहिए। लेकिन मुझे समझ क्यों नहीं आती वो जिन्हों के पीछे क्यों पड़ गया है? मैंने उसे कहा कि वो दिल को संभाल सकता है, लेकिन फिर भी वो जिन्हों के दिल को संभालना चाहता है। साथ ही जिन्हों के फादर अपनी आंखों पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। मदर उसे कहती है, क्या हुआ? जिन्हों के फादर कहते हैं, मुझे तुम्हारा चेहरा डबल दिख रहा है, और साथ ही वो नीचे गिर जाते हैं। जिन्हों की मॉम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, में आता है, जो कि बड़ी आराम से सो रही होती है। जिन्हों उसकी तरफ देखता और कहता है, ये तो कितने आराम से सो रही है, मुझे डीमन कासल में जाना है, पता नहीं वहाँ पर मेरे कितने दिन लग जाए, तब तक कोई इसको आकर नुकसान न पहुंचा दे। मुझे इसकी प्रोटेक्शन का ध्यान भी रखना होगा। साथ ही जिन्हों अपने शैडो सोल्जर्स को बाहर निकालता है। जिन्हों के पास 3 हाई ऑक्स निकलती हैं। जिन्हों कहता है, ये काफी होंगे किसी एरिया के हंटर को डील करने के लिए। जिन्हों तीनों की तरफ देखकर कहता है, तुम तीनों तो कागरान की गार्ड थे, लेकिन वहाँ पर तो 4 लोग थे, तुम 3 क्यों हो? उनमें से एक और उसे ऊपर की तरफ इशारा करता है। उसके इशारा करते ही जिन्हों को याद आता है कि जिन्हों ने अपने डोमिनेटेड टच एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए उनमें से एक गार्ड को ऊपर दीवार में गाड़ दिया था, और वो अभी भी सीलिंग में खड़ा हुआ है, इसलिए उसके शैडो को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया। जिन्हों तीनों में से 2 को कहता है, 2 तुम में से वापस चले जाओ, जबकि एक यहीं पर रुके। जिन्हों शैडो से कहता है, तुम्हें यहीं पर रहना है और मेरी बहन की हिफाजत करनी है, जब मैं यहाँ पर नहीं होगा। वो शैडो वहीं पर गायब हो जाता है। फिर जिन्हों अपनी बिल्डिंग की छत पर चला जाता है और कहता है, अब जबकि मेरे पास बहुत सारे शैडो सोल्जर्स हैं, क्यों ना मैं अपने नेबरहुड को भी प्रोटेक्ट करूं। जिन्हों अपने काफी सारे शैडोज को बाहर निकालता है और उनसे कहता है, आज के बाद तुम सब लोग इस बिल्डिंग के 8 फीट रहोगे और इस बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करोगे। कुछ भी अजीब नजर आए तो उसे पकड़ लेना, और एक बात का ध्यान रखना, किसी की भी नजर में मत आना, हमेशा शैडो बनता रहना। और साथ ही वो सभी वहाँ से गायब हो जाते हैं और पैट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। जिन्हों कहता है, अगर इस बिल्डिंग में कोई मर्डर आ जाता है, अगर मैं हाई रैंक का हंटर ना हुआ तो मेरे शैडोज को नहीं हरा पाएगा, मेरे शैडोज सबको सेफ रखेंगे। मुझे तो लगता है कि मैं इस शहर का नया वॉचमैन बन गया हूँ। नेक्स्ट सीन में जिन्हों की गाड़ी में बैठा होता है। जिन्हों से कहता है, क्या तुम्हें रात को अच्छे से नींद आई? जिन्हों से कहता है, हाँ, वो होटल काफी ज्यादा अच्छा था जहाँ पर मैं रुका हुआ था, उसकी फैसिलिटीज काफी ज्यादा अच्छी थी, मैं अच्छे से सोया। जिन्हों से कहता है, अच्छा ठीक है, तो कुछ दिन तक उसी होटल में रुको, जब तक मैं अपने गिल्ड के लिए बिल्डिंग नहीं ढूंढ लेता। जिन्हों सोचता है, मैंने तो इसे जान छुड़ाने के लिए इसे कहा था कि मैं अपना गिल्ड क्रिएट करना चाहता हूँ और मैं इसे वाइस मास्टर बना लूंगा। मुझे नहीं लगा था कि ये वाकई में अपने गिल्ड को छोड़कर मेरे पास आ जाएगा। जिन्हों से कहता है, लेकिन इस वक्त सुबह सुबह तुम कहाँ पर जा रहे हो? जिन्हों उस वक्त गाड़ी का दरवाजा खोलता है और जिन्हों से कहता है, मैं जा रहा हूँ बाय, और साथ ही नीचे छलांग लगा देता है। उसी वक्त जिन्हों के पास विंडो ओपन होती है कि तुम डीमन कासल के अंदर इंटर हो चुके हो। जिन्हों डीमन कासल के अंदर खड़ा होता है, कहता है, इस बार मेरी डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि 75 फ्लोर तक तो मैंने क्लियर कर दिया था, इसलिए मैं अपनी तैयारी करके आया हूँ। जिन्होंने वहाँ पर मौजूद फायर से अपने आप को बचाने के लिए एक बड़ा सा रोग लिया होता है, और साथ ही उसने गाड़ी बैठ के थोड़ा एक रिंग रीति होती है, जो कि नेमलेस रिंग होती है, जो कि मैजिक के साथ म्यूटेड होती है। जिन्हों कहता है, इस बार मैं अपनी पूरी गाड़ी के साथ आया हूँ, आज तो मैं डीमन किंग को मारकर ही जाऊंगा। जैसे जिन्हों थोड़ा सा आगे बढ़ता है, उसी वक्त विंडो ओपन होती है और कहा जाता है, हमारे पास एक नई क्वेस्ट है। पहले वाली क्वेस्ट के सामने ही पार्ट 2 लिखा जाता है। जिन्हों से कहा जाता है कि तुम्हें डीमन सोर्स को कलेक्ट करना है। जिन्हों की क्वेस्ट ये होती है कि उसने डीमन किंग, जिसका नाम बैरन है, बैरन को मारना है, जो कि टॉप फ्लोर पर रहता है, और उसके सोल को कलेक्ट करना है। इसके बाद इसकी क्वेस्ट खत्म होगी और इसके 3 रिवार्ड्स हैं। पहले रिवार्ड में उसे हाईएस्ट क्वालिटी का रूम स्टोन मिलेगा। जिन्हों कहता है, इस बार के रिवॉर्ड्स तो पहले से भी ज्यादा अच्छे हैं। जिन्हों कहता है, इससे मुझे हाई क्वालिटी का जो रूम मिलने वाला है उसको तोड़ने से मुझे जॉब स्पेसिफिक स्किल मिलेगा। जैसे कि मेरे पास पहले से 2 स्किल्स है अपनी जॉब के रिलेटेड। जिन्हों के पास 3 स्किल्स है। पहला स्किल उसका शैडो एक्सट्रैक्शन है, दूसरा स्किल उसका शैडो सेव है, और तीसरा स्किल उसका डोमेन ऑफ द मोनार्च है। जिन्हों कहता है, ये सारे स्किल बहुत ज्यादा अच्छे हैं। डोमेन ऑफ द मोनार्च को मैंने कार्बन के खिलाफ इस्तेमाल किया था, जहाँ पर मेरे शैडोज की पावर 50% तक बढ़ गई थी। एक और विंडो ओपन होती है, जिन्हों से कहा जाता है, 1 से 76 तक सारे फ्लोर अनलॉक हो गए हैं, तुम कौन से फ्लोर पर जाना चाहोगे? जिन्हों कहता है, मुझे डायरेक्टली 76 पे जाना है, और जिन्हों ट्रांसफर होकर सीधा 76 पे चला जाता है। जैसे वो फ्लोर 76 पे जाता है, वहाँ पर बहुत सारे डीमंस होते हैं, जो कि साइज में भी काफी ज्यादा बड़े होते हैं। जिन्हों जल्दी से कार्बन को बाहर निकालता है और उसके हाथ में मैजिकल पावर पर डबल करने वाले और को दे देता है, जिसे कार्बन इस्तेमाल करते हुए अपनी मैजिकल पावर पर डबल कर लेता है। तो उसकी पहले भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, उस मैजिकल क्रिस्टल की वजह से उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो एक जबरदस्त फायर शूट करता है, जिससे दूर तक जितने भी डीमंस आते हैं वो सारे मारे जाते हैं। जिन्हों कहता है, मेरे शैडोज काफी ज्यादा पावरफुल है, हालांकि टेस्ट पहले भी बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन इस ऑफ की वजह से उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही जिन्हों कहता है, मेरे इस क्रिस्टल का साइज अपने यूजर के मुताबिक बड़ा भी हो सकता है, ये बात मुझे पहले नहीं पता थी। जिन्हों कहता है, अब मैं इस क्रिस्टल को नहीं बेचूंगा, मुझे इसे टस के पास ही रहने देना होगा, टस इसको बिल्कुल ठीक तरह से इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही जिन्हों की स्टैट में दिखाई जाती है। जिन्हों इस वक्त लेवल 81 पर है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है। जिन्हों के डैड होते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं, मैं कितने दिन तक सोया रहा? डॉक्टर
उनसे कहते हैं तुम 2 दिन तक सोए रहे हो। जिन्हों के डैड डॉक्टर से कहते हैं मुझे लगता है कि मैं काम की वजह से बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, इसलिए बेहोश हो गया था। क्या तुम्हें मेरे टेस्ट से पता चला कि मुझे कौन सी बीमारी है? डॉक्टर मिस्टर यूजिन से कहते हैं क्या आपकी फैमिली में कोई हंटर है या फिर आप किसी हंटर के करीब रहते हैं? मिस्टर यूजिन से कहते हैं इस बात का हंटर से क्या ताल्लुक है? मेरी बीमारी का हंटर के साथ क्या ताल्लुक? डॉक्टर जिन्हों के डैड से कहते हैं क्या तुमने इस बीमारी का नाम सुना है? इटरनल स्लंबर। ये वही बीमारी है जो कि जिन्हों की मौत को है। और साथ ही फिर से बीमारी के बारे में बताया जाता है, एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान सो जाता है और कभी नहीं जागता। ना सिर्फ इंसान सो जाता है बल्कि वो अपनी लाइफ को बहुत ही तेजी से कंज्यूम करता है, यहाँ तक कि वो बहुत जल्दी मर जाता है। अगर उसे एक मशीन के जरिए वेजिटल सपोर्ट न दी जाए तो वो बहुत जल्दी मर जाता है। ये बीमारी टेंडेंट के गेट से अपीयर होने के बाद शुरू हुई और इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग मारे गए जो कि लाइफ सपोर्ट मशीन को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। डॉक्टर मिस्टर यूजिन को सारी बात बताती हैं कि इससे तुम्हें इसी तरह का महसूस होता रहेगा और एक दिन तुम अचानक सो जाओगे और कभी नहीं उठोगे। मिस्टर यूजिन डॉक्टर से कहते हैं लेकिन इस सारी बीमारी का हंटर्स के साथ क्या ताल्लुक है? डॉक्टर मिस्टर यूजिन से कहते हैं हमने बहुत सारी रिसर्च के बाद कंफर्म किया है कि इस बीमारी का ताल्लुक हंटर्स के साथ है, क्योंकि हंटर्स की बॉडी से हमेशा मैजिकल एनर्जी निकलती रहती है। हमारी दुनिया में कुछ आम लोग ऐसे भी हैं जो कि हंटर्स की बॉडी से निकलने वाली मैजिकल एनर्जी को विथस्टैंड नहीं कर सकते और हमें पता चला है कि जो बीमारी इसी वजह से होती है। अगर आपकी फैमिली में कोई हंटर है जिसकी बॉडी से निकलने वाली मैजिकल एनर्जी से आप एक्सपोज होते हो तो आपको ये वाली बीमारी हो सकती है। अगर आपको ये वाली बीमारी के नाम साइन होना शुरू हो गई है तो आपको मॉन्स्टर्स, माना क्रिस्टल्स और हंटर से दूर रहना होगा। डॉक्टर मिस्टर यूजिन से पूछते हैं क्या आपकी फैमिली में कोई हंटर है? तो सिर्फ मिस्टर यूजिन को अपने बेटे की याद आती है कि वो एक लंबे अरसे से अपने बेटे के साथ रह रहे हैं। डॉक्टर मिस्टर यूजिन से कहते हैं जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है और भी ज्यादा हंटर्स निकलते आ रहे हैं, जितनी ज्यादा हंटर्स होते जाएंगे उतनी ज्यादा मैजिकल एनर्जी हमारी दुनिया में फैलती जाएगी और ये इटरनल स्लंबर ये बीमारी बहुत ज्यादा फैल जाएगी। मिस्टर यूजिन कहते हैं इसका मतलब मेरी बॉडी इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी है कि मैं इस मैजिकल एनर्जी को हैंडल नहीं कर पा रहा, यानी कि मैं इस दुनिया से बहुत ज्यादा पीछे रह गया हूँ। अब ये दुनिया हंटर्स की दुनिया है। साथ ही वो कहते हैं मैं इस बीमारी से हार नहीं मानूंगा, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, ना ही मैं हारूंगा। और उसी वक्त एक और सीन दिखाते हैं जो कि जापान के छोटे से आइलैंड का होता है। समुद्र को पार करते हुए एक चोटी जिसके पंख भी है वो पानी में मरे बिना आइलैंड पर पहुंच जाती है और मजे की बात ये वो 2 पैरों पर चल रही होती है। वहीं उस आइलैंड के मेन सिटी का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक हंटर जो कि डी रैंक का हंटर है उसके साथ एक ई रैंक का हंटर होता है। वो दोनों पेट्रोलिंग पर होते हैं। वहीं पर एक बूढ़े अंकल से कहते हैं क्या तुम दोनों पेट्रोलिंग करने के लिए जा रहे हो? हंटर से कहता है हाँ हम पेट्रोलिंग के लिए जा रहे हैं और मेरे साथ आज एक नया लड़का भी है, ये नया हंटर है, ई रैंक का हंटर। हंटर उस नए वाले हंटर से कहता है हमें पता है कि जहाँ पर ज्यादा गेट्स ओपन नहीं होते लेकिन हमें रोजाना पेट्रोलिंग पर जाना पड़ता है, सारे गाँव वाले के चेहरे भी याद कर लो, ये बहुत अच्छा रहेगा। हम जहाँ पर पेट्रोलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि अगर इस आइलैंड पर कहीं पर कोई गेट ओपन हो जाता है तो हम लोग बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे और अगर हमें ज्यादा लेट पता चलता है कि यहाँ पर कोई गेट ओपन हुआ है और हम सारे आइलैंड वाले मारे जाएंगे। इसलिए हमारा काम ये होता है कि पेट्रोलिंग के दौरान हमने अगर कोई गेट मिलता है तो सबसे पहले एनर्जी सेंसर की मदद से उसको लोकेट करना है। और क्योंकि हमारे आइलैंड पर कोई भी हंटर एसोसिएशन नहीं है तो हमें दूसरे आइलैंड से अपने लिए हंटर घुमाने पड़ते हैं, क्योंकि ये आइलैंड काफी ज्यादा दूर है। इसलिए मदद को यहाँ पर पहुंचने के लिए कम से कम 3 दिन लगेंगे। और अगर मैं दूसरे पास में कहूँ तो एक हंटर को यहाँ पर पहुंचने के लिए 3 दिन लगते हैं। इसका मतलब हमें पहले 3 दिन के अंदर ही गेट को ढूंढना होगा। अगर हमें गेट का पता नहीं चलता और हम लेट हो जाते हैं तो हंटर शायद नहीं पहुंच पाएंगे और हम सब लोग मारे जाएंगे। साथ ही वो हंटर से कहता है इस पूरे आइलैंड पर सिर्फ 2 ही हंटर है, एक मैं जो कि डी रैंक का हंटर हूँ और एक तुम हो जो कि ई रैंक के हंटर हो। वो नए वाला ई रैंक का हंटर सामने की तरफ देखता है तो सामने से कोई चूंटी आ रही होती है। वो से कहता है सर का सामने की तरफ देखो, क्या सामने से कोई इंसान आ रहा है? वो दोनों ही उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अब ये क्या बता है। नेक्स्ट फिर से डीमन का असर का होता है। जिन्हों बहुत सारे डीमंस को मार चुका होता है। जिन्हों कहता है मुझे जितने भी एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं मैंने उन सबको अपनी इंटेलिजेंस में शामिल कर लिया है, जिसकी वजह से मैं ज्यादा शैडोज को एक्सट्रैक्ट